दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं जो हमारी भौतिक विज्ञान की घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पूछे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। रेलवे के पिछले वर्षों में बार बार पूछे हुए प्रश्न, आज उसका पार्ट 7 है, यानी कि क्लास 7 है, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्ज़ामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यह रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ क्लास को स्किप मत करिए और देखते हैं। यहाँ शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक बार सेशन को लाइक कर देना सभी लोग। पहले प्रश्न देखेंगे हम ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 के बीच में तथ्यात्मक रूप से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बाद में हम एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो दिया है यहाँ पहला बिंदु है हमारा, जब कोई पिंड हवाई जहाज से नीचे गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है हमारा, समान आवेश के दो गोले 1 किलोमीटर या 1 मीटर लंबे धागे से गुरुत्व मुक्त स्थान पर लटके हैं, उन दोनों गोलों के मध्य की दूरी शून्य होगी। कह रहा है कि समान आवेश के दो गोले 1 मीटर लंबे धागे से गुरुत्व मुक्त स्थान पर लटके हैं, उन दोनों गोलों के मध्य की दूरी शून्य होगी। आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है हमारा, तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। घनत्व की इकाई किस में मापी जाती है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में। 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 377 केल्विन होता है। अगला पॉइंट, दाब की परास इकाई पास्कल है, यानी कि दाब का मात्रा क्या हो जाता है? पास्कल। अगला पॉइंट देखते हैं, अपने क्वथनांक पर जब एक तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है तब उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, 32 फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि 32 फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान निकाला जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्रों पर ढलान दी जाती है क्योंकि यह अपकेंद्री बल प्रदान करता है। जैसे कि कोई सड़क बनती है, यदि बाईं की तरफ मोड़ आ रही है तो दाहिनी तरफ को ऊंचा कर देते हैं, यदि दाहिनी तरफ की ओर सड़क मुड़ रही है तो बाईं तरफ की ओर ऊंचा कर देते हैं। किस कारण? यह अपकेंद्री बल प्रदान करता है, इस कारण। अगला पॉइंट देखते हैं, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। कार क्या करेगी? कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो कोई भी कार्य नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति एक दीवार पर धक्का दे रहा है और उसको हिला नहीं पा रहा है, या दीवार हिल नहीं रही है, या एक जगह से दूसरी तरफ विस्थापित नहीं हो रही है, तो चाहे जितनी कोई मेहनत करे, अगर उस पर कोई कार्य नहीं होता है तो वह कार्य शून्य माना जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, साइकिल, स्कूटर आदि में बाल बेरिंग का उपयोग किया जाता है जिससे पहिए और धुरी के बीच घर्षण घट जाए। यानी इसका कहने का मतलब है कि साइकिल, स्कूटर आदि बाल बेरिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है कि पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम किया जाए, यानी कि बहुत ही आसानी से हम उसको चला सकें बिना कम से कम मेहनत करके। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
एक खींचे गए रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। जो जैसे कि रबड़ हम खींचते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वह अपने स्थान पर फिर से आ जाती है, और फिर से खींचते हैं तो वह अपने स्थान पर फिर से आ जाती है। तो इस कारण उसमें क्या होती है, रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण है कि आनत तल के सहारे लकड़ी का द्रव्यमान कम हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है इस पॉइंट का कि जब हम किसी एक लकड़ी को फिसलाकर उस लकड़ी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, लेकिन यदि वही लकड़ी हमको कहा जाए कि हम अपने उठाकर सर पर दूसरी जगह पर ले जाएं, तो उसकी वजनता के कारण हम वही उतनी वजनता की लकड़ी को हम उठाकर नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर खींचकर या फिसलाकर उस लकड़ी को ले जाना हो 1 से 2 मीटर फिसलाने के लिए, तो हम उस लकड़ी को फिसलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट समझ में आया होगा। द्रव्यमान कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, जब कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक पारसेक में कुल 3.26 यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला पॉइंट, तरंग की आवृत्ति अपने तरंग दैर्ध्य से प्रतिलोमी समानुपातिक होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ। यह है हमारा अगला पॉइंट, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला पॉइंट, यदि m द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग v से r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो अपकेंद्री बल बराबर या अपकेंद्री बल mv² r हो जाएगा। अगला पॉइंट, वेग में परिवर्तन बटे समय को गतिवर्धन या त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं, गतिवर्धन या त्वरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, बंदूक का प्रतिक्षेप यानी कि धक्का रैखिक संवेग का संरक्षण है। अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होती है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट, मान लें कि m1 एवं m2 द्रव्यमान यानी कि मास के दो पिंडों के बीच की दूरी r है। उनके बीच गुरुत्वाकर्षणी आकर्षण बल होगा। क्या हो जाएगा, F बराबर G इंटू m1 m2 अपान r²। यह इसका फार्मूला बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है हमारा, यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगी तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा दोनों होंगी। अगला पॉइंट, ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट, जब क्रेन लोहे के एक भारी बोझ को ऊपर उठाती है तो इस अवस्था में यांत्रिक बल का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ या पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम सौर ऊर्जा में से सौर ऊर्जा
अपरंपरागत स्रोत है। अगला पॉइंट, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है या सौर सेल है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। अगला पॉइंट, प्रत्यास्थ संगठन में केवल संवेग संरक्षण होता है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, 1 जूल लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। यानी कि 1 जूल लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अगला पॉइंट, घर्षण स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल कर कम किए जाते हैं। घर्षण स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल कर कम किए जाते हैं। अगला पॉइंट, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? कोयला। अगला पॉइंट, आंतरिक बल कभी भी संतुलित बल नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, निष्पादित कार्य यानी कि निष्पादित कार्य क्या हो जाएगा? बल गुणे दूरी यानी कि W बराबर F/d से मापा जाता है निष्पादित कार्य को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अगला पॉइंट, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को केंद्राभिसारी बल की अनुभूति होगी। अगला पॉइंट, भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पर अब हम देखेंगे द्रव्य के गुण और आर्किमिडीज का सिद्धांत। लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य 2016-17 में तथ्यात्मक रूप से यह भी हमारे 2-3-4 तथ्य हैं। उसके बाद में हम MCQ पर चर्चा करेंगे। आगे देखेंगे जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पॉइंट है हमारा, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। अगला पॉइंट हमारा, जहाज़ों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जहाज़ों की गति आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो हो जाएगा कैपिलरी प्रक्रिया। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि MCQ पर सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनकी व्याख्या को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है? क्या हो जाएगा? A विस्कासिता, B वायुमंडलीय दाब, C अल्प भार, D पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा D पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। दिया है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव या सतही तनाव होता है, सरफेस टेंशन जिसे कहते हैं, क्योंकि दिए हुए आयतन के गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है? A
अणुओं के मध्य विद्युत बल, बी अणुओं के मध्य ससंजक बल, सी अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, डी अणुओं के मध्य आसंजन बल। तो द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या हो जाएगा? तो इसका हमें 4 ऑप्शन के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर देखें यदि तो हो जाएगा हमारा बी अणुओं के मध्य ससंजक बल। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ या इसकी व्याख्या की तरफ। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। ससंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रकृति है या प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। उसकी इस प्रवृत्ति या संकुचित होने की में ससंजक बल सहयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी समाप्त हो जाता है, डी अप्रभावित रहता है। तो साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी घट जाता है। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है जिसके कारण जल में झाग उत्पन्न हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ए स्याही सोखना, बी भूमिगत जल का ऊपर उठना, सी सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, डी पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए इसका तो हो जाएगा हमारा 4 का सी सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना यानी कि स्याही का सोखना केशिकत्व का कारण है। भूमिगत जल का ऊपर उठना केशिकत्व का कारण है। पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना यह भी केशिकत्व का कारण है। सिर्फ केशिकत्व का कारण कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों के फैलने की घटना न केवल केशिकत्व बल्कि पृष्ठ तनाव के कारण भी होती है। अगला प्रश्न, है एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि ए पारा धातु होता है, बी पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, सी पारे का ससंजक उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है, डी पानी का ससंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी पारे का आसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। बढ़ते हैं इसकी देखेंगे व्याख्या को। एक ही तरह के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजन बल एवं भिन्न भिन्न तरह के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं।
पारे के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजन बल पारे के शीशे के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजन बल से अधिक होता है, अतः पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। दूसरी तरफ पानी की दशा में आसंजन बल का मान संसंजन बल से अधिक होने के कारण पानी को कांच चिपका लेता है, अर्थात पानी कांच पर फैल जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि ए गिलास का बाहरी तल आर्द्रता ग्राही प्रभाव दर्शाता है, बी वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है, सी गिलास की दीवार के छोटे छोटे रंध्रों से बूंदें बनाकर जल बाहर निकल आता है, डी ए एवं सी दोनों। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए कि बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं अगले, इसकी व्याख्या को देखेंगे पहले। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंद के रूप में घनीभूत हो जाती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है, ए आर्किमिडीज सिद्धांत, बी पास्कल नियम, सी बर्नौली प्रमेय, डी फैराडे के नियम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। तो सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी पास्कल के नियम पर। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। पास्कल नियम द्रवों पर लगने वाले दाब की व्याख्या करता है। यह द्रवों के प्रवाह से संबंधित नियम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, ए बर्नौली के प्रमेय के आधार पर, बी पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, सी वायु की उपप्लावकता के आधार पर, डी पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें कि वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, ए बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया है, बर्नौली प्रमेय द्रवों के प्रवाह की व्याख्या करता है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय द्वारा वायु में प्रचक्की क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत ही तेज है, तो लड़का के साथ क्या हो सकता है, ए समान स्थिति में रहेगा, बी गाड़ी की ओर खींचेगा, सी गाड़ी से दूर जाएगा, डी बैठ जाएगा।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत ही तेज है, तो लड़का के साथ क्या हो सकता है? और यह पूछा गया है आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2008 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, गाड़ी की ओर खींचेगा। जब बहुत ही तेज गाड़ी होगी तो वह गाड़ी की तरफ खींचेगा। अगले प्रश्न की तरफ या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। बर्नौली सिद्धांत के अनुसार जब गति अधिक होगी तब दबाव कम होगा, यानी कि तेज गति इधर की ओर ट्रेन चल रही है और यहाँ पर लड़का खड़ा है, तो कम दबाव का क्षेत्र बल की दिशा अधिक दबाव का क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर अधिक दबाव पड़ रहा है। यहाँ पर ट्रेन तेजी से जो गुजर रही है तो यहाँ की हवा जो है सारी इधर हो जाएगी, तो यहाँ पर दबाव एकदम से कम हो जाएगा। जब यहाँ पर एकदम से कम होगा, यहाँ पर दबाव अधिक है, यानी कि जहाँ पर यह लड़का खड़ा है यहाँ पर दबाव बहुत अधिक है। तो यहाँ का जो दबाव है, एकदम से तेजी से ट्रेन जा रही इधर की ओर, तो यहाँ पर दबाव एकदम कम हो जाएगा। तो लड़का किधर खींचेगा? तब लड़का इधर की ओर खींच जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी को यह बात समझ में आई होगी। और क्या बता रहा है? वस्तुएं अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर एक बल का अनुभव करती हैं, अतः लड़का गाड़ी की ओर खींचेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक है ए 0.75, बी 21.33, सी 300, डी 1.33। और यहाँ पर हमने 1.33 का, ये 1.33 होता है, इसमें 21.33 होगा, तो हमने एक साथ इनको कहकर बता दिया है ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा 10 का डी 1.33। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। और यहाँ पर हम कोई सवाल नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम इसके आंसर को आपको व्याख्या के रूप में दिखाएंगे। तो आप यह नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दिखाया है, ना कि सॉल्व करवाया है। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तो द्रव का अपवर्तनांक 1.33 होगा। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई कितनी है? 20। आभासी गहराई कितनी है? 15। तो यहाँ पर जब इनको हम काटेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1.33। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। सतह में स्याही कितनी ऊपर उभरी हुई दिखाई देगी? ए 3 सेंटीमीटर, बी 3.2 सेंटीमीटर, सी 3.8 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 4 सेंटीमीटर। देखेंगे इसकी व्याख्या को। किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर रखे आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के टुकड़े की सतह से स्याही 4 सेंटीमीटर उभरी हुई दिखाई देगी। स्याही का आभासी दृश्य यानी कि टी बराबर टी इंटू 1-1/म्यू के सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ टी माध्यम कांच के टुकड़े की मोटाई है तथा म्यू का मान 1.5 है, अतः प्रश्नानुसार यहाँ पर इसको
यही सॉल्व कर दिया गया, यानी कि t बराबर 12, 1 माइनस 1/1.5, इस सबको हल करेंगे जब हम, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 5 किलोग्राम वजन का एक लकड़ी का टुकड़ा जल के भीतर उसके आयतन का 60% डुबोकर तैरता है, तो लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व है ए 0.83, बी 0.60, सी 0.40, डी 0.30। यहाँ पर सही उत्तर देखें इसका, तो हो जाएगा हमारा बी 0.60। देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। मान लीजिए कि लकड़ी के टुकड़े का आयतन V है। प्लवन के सिद्धांत से V इंटू डी इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 वोल्ट इंटू 1 इंटू जी। तो D बराबर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 0.6, और जिसको हम क्या कहेंगे 0.60 या 0.60 भी कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह दोलन करने लगेगा। बी वह डूबकर तली में जाएगा। सी अपनी पुरानी अवस्था में एक कदम आ जाएगा। डी जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। तो यह प्रश्न कह रहा है कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर देखें, ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। देखेंगे इसकी व्याख्या को। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वहां जहां से उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। उल्लेखनीय है कि यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह उस द्रव में तैरती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। ए लोहा पानी में डूब जाता है। तो यहाँ पर असत्य कथन बताना है हमको, तो यह पहला वाला क्या हो जाएगा, लोहा पानी में डूब जाता है। बिल्कुल डूब जाता है, और हमको बताना है असत्य कि इसमें कौन सा सही नहीं है। दूसरा है बी लकड़ी पानी में तैरती है। तो यह भी सही है। अगला है पारा पानी पर तैरता है। तो पारा पानी पर तैरता नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। अगला डी लोहा पारे पर तैरता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर इसमें जो पूछ रहा है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य हो जाएगा हमारा सी पारा पानी पर तैरता है। यही हमारा गलत है, बाकी यह तीनों सही हैं। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। पारा पानी पर तैरता नहीं है। पारे का घनत्व द्रवों में सर्वाधिक होता है, जिससे उसके द्वारा हटाए गए जल का द्रव्यमान उसके स्वयं के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। इससे
उस पर नीचे की ओर लगने वाला बल उपेक्षित उत्क्षेप से बहुत अधिक, यानी कि W1 छोटा हो जाएगा, W2 बड़ा हो जाएगा, होता है और पारा डूब जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो ए, जल का स्तर गिर जाएगा, बी, जल छलकने लगेगा, सी, जल का स्तर वही बना रहेगा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा जल का स्तर वही बना रहेगा। एक सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर वही बना रहेगा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप प्रयोग करके देखना चाहते हैं तो आप एक, सबके यहाँ फ्रिज होगी लगभग, तो आप फ्रिज से एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लेना और एक गिलास को पूरा भर लेना पानी से, और उसी में यह बर्फ़ का टुकड़ा उठाकर डाल देना। और उसके बाद में यह इसका एक हिस्सा थोड़ा सा ऊपर तुमको दिखाई देगा, बाकी यह 7 हिस्से पानी के अंदर डूबा रहेगा। जब यह पूर्ण रूप से गल जाएगा तब अगर पानी का आयतन देखेंगे तो यह पूरा इतना ही होगा। जब यह बर्फ़ का टुकड़ा जितना डालेंगे उतना पानी जितना ऊपर होगा उतना ही यह गलने के बाद भी होगा। तो यही कहने का इस प्रश्न का अर्थ है। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है। क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ़ के द्रव के रूप में आयतन के बराबर होता है। जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लकड़ी के टुकड़े के आयतन का 4/5वां भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है। यदि लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व 0.8 है तो ग्राम प्रति मीटर क्यूब में तरल का घनत्व क्या हो जाएगा? ए 750 ग्राम मीटर क्यूब, बी 1000 ग्राम मीटर क्यूब, सी 1250 ग्राम मीटर क्यूब, डी 1500 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। और यहाँ पर प्रत्येक आंसर में प्रति जरूर लगा लेंगे। 1000 ग्राम मीटर प्रति क्यूब या 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार तो देखते हैं इसके सही उत्तर को ऑप्शन के अनुसार। यहाँ बाद में हम ऑप्शन लगाएंगे, पहले हम इसको सॉल्यूशन देखेंगे। व्याख्या में दिया है d1/d2 बराबर v1/v2 या 8/d2 बराबर 4/5 v/v, या d1 बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसका हम उत्तर लगा लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला देखते हैं अगला प्रश्न। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी -4 डिग्री सेल्सियस, डी 0 फ़ारेनहाइट पर। तो यहाँ पर किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर 17 नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वस्तुतः हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल असामान्य व्यवहार करता है।
जिससे इसकी ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था से कम होता है और इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी -4 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 4 डिग्री सेल्सियस। जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि ए मछलियां गर्म खून की होती हैं, बी मछलियां बर्फीली मौसम में सुषुप्तावस्था में रहती हैं, सी झील की तली का पानी जमता नहीं है, डी बर्फ मछलियों तक ऊष्मा पहुंचाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें कि मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि झील की तली का पानी जमता नहीं है। यानी कि जैसे कि यह कोई झील है और इसमें यह इस प्रकार से इतने ऊपर के हिस्से में बर्फ जमी हुई है, लेकिन जो यह झील का निचला हिस्सा है उसका तापमान के कारण इसमें बर्फ नहीं जमी है और मछलियां यहाँ निचले हिस्से में चली जाती हैं जो यहाँ पर पानी तरल रूप में होता है। इस कारण मछलियां जीवित रहती हैं। और यह पानी तरल रूप में क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है, पृथ्वी के टेम्परेचर के कारण यह पानी गर्म रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके व्याख्या को। चूंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, जिससे नीचे वाला जल जमने से बच जाता है और मछलियां जीवित रहती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगर पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है तो उस पिंड का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए 8 सीसी, बी 16 सीसी, सी 100 सीसी, डी 92 सीसी। और यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, कितने एग्जाम में पूछा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी जम्मू और वायुमंडल में किसी पिंड का भार 100 न्यूटन है, पानी में उसका वजन क्या होगा, यह प्रश्न पूछा गया है। 400 सीसी पानी की विस्थापन करता है। आरआरबी गोरखपुर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 8 सीसी। तो यहाँ पर आज हमने 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से और उसके पहले महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में यानी कि पॉइंट वाइज हमने प्रश्नों पर चर्चा की है। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रोकते हैं और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।